वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन आर्ट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था बुद्ध और जैन की जो मूर्ति की कला थी। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। लेक्चर 7 जो है वो भारतीय कांस्य मूर्ति कला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय मूर्तिकारों ने कांस्य माध्यम और ढलाई प्रक्रिया में उतनी ही महारत हासिल कर ली थी जितनी कि उन्हें टेराकोटा, गंधक और पत्थर पर नक्काशी में महारत हासिल थी। कास्टिंग के लिए वो जो टेक्निक यूज करते थे उस टेक्निक का नाम है लोस्ट वैक्स, जो सिंधु घाटी संस्कृति के रूप में बहुत पहले ही सीखा गया था। इसके साथ ही तांबा, जस्ता और टिन को मिलाकर, यानी कि तांबा, जस्ता, टिन को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया गया, जिसको बोलते हैं मिश्र धातु, जिसे क्या कहा गया, जिसे कांस्य कहा गया। तो कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को भी कहा जाता है। हिंदू और जैन प्रतीकों और बौद्ध की मूर्तियां दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी, इनमें से 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 अधिकांश का उपयोग अनुष्ठान पूजा के लिए किया जाता था और इनकी विशेषता उत्कृष्ट सुंदरता और सौंदर्य अपील है। साथ ही धातुओं की ढलाई प्रक्रिया का जो उपयोग दैनिक उपयोग के विभिन्न प्रयोग, जैसे कि खाना पकाने, खाना खाने के लिए, पीने के बर्तन आदि के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। वर्तमान समय में भी जो आदिवासी के समुदाय है वो आज भी लोस्ट वैक्स नामक की टेक्निक है इसका यूज करते हैं। जो ये काले में देख रहे हैं, ये काले दमन की ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो तमिलनाडु में पाई गई थी। मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल जो 2500 ईसा पूर्व की कांस्य मूर्ति कला का एक बेस्ट उदाहरण है। इस माता मूर्ति के अंगों और धड़ को ट्यूबुलर रूप में सरल किया गया है। अभी टीडीटी के क्वेश्चन में एक पेपर क्वेश्चन आया था कि जो इसकी लंबाई है तो कितनी है, इसकी 10.4 इंचेस की इसकी लंबाई है। दाइमा मात जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है, इसकी सिंधु घाटी हड़प्पा की सबसे दक्षिणी सीमा है भारत के अंदर। प्राकृतिक उत्खनन से 1500 ईस्वी पूर्व तक कांस्य प्रतिमाओं का एक समूह खोजा गया। महत्वपूर्ण इसमें क्या था, एक रथ था जिसके पहियों को साधारण गोलाकार आकृतियों में दर्शाया गया है, जबकि चालक या मानव शरीर को लंबा किया गया है। सबसे आगे बैलों को मजबूत रूपों में दिखाया गया है। तो दाइमाबाद कहां पर है? ये महाराष्ट्र में। यहाँ से क्या मिला, यहाँ पर एक रथ की आकृति मिली है। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान जो कुषाण काल से संबंधित, जैसे कि चौसा कहां पर है? बिहार में। बिहार से जैन तीर्थंकरों की दिलचस्प छवियां खोजी गई हैं। ये कैसे दिखाते हैं कि कैसे भारतीय मूर्तिकारों ने मर्दाना मानव शरीर और सरलीकृत मांसपेशियों के मॉडलिंग में महारत हासिल की थी। तो चौसा बिहार से किसकी मूर्तियां मिली है? जैन तीर्थंकर की दिलचस्प छवि देखने को मिली है, जिनमें आदिना उत्कृष्ट चित्रण है, जिसकी पहचान उसके कंधों पर गिरने वाले बालों से की जाती है, अन्यथा तीर्थंकर अपने छोटे घुंघराले बालों से पहचाने जाते हैं। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के वो क्या रही हैं, वो गढ़ रही हैं। बड़ौदा के बाहरी इलाकों में जगह है अकोटा। अकोटा में जैन कांस्य का एक प्रसिद्ध भंडार मिला है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बड़ौदा के पास जो जैन कांस्य का प्रसिद्ध भंडार मिला है वो कहाँ है? वो अकोटा में। यह बन सकता है कि अकोटा कहाँ पर है? तो ये बड़ौदा के पास है, जो 5वीं शताब्दी के अंत और 7वीं शताब्दी के अंत के बीच का है। लोस्ट वैक्स प्रक्रिया में होता क्या है कि इसमें बारीक रूप से डाली गई इन कांस्यों को अक्सर बाद में चांदी या तांबे के साथ जड़ा जाता था, जिससे आंखों, मुकुट और उन वस्त्रों का विवरण सामने आता था जिन पर आंकड़े बैठे थे। बिहार के चौसा के कई प्रसिद्ध जैन कांस्य पटना संग्रहालयों में रखे गए हैं। जो आप ये फोटो में देख रहे हैं शिवा की ब्रोंज की स्कल्प है, जो ये 10th सेंचुरी की है बिहार की। हरियाणा में हांसी और तमिलनाडु, कर्नाटक के विभिन्न स्थलों से कई जैसे कांस्य भारत के विभिन्न संग्रहालयों में रखे गए हैं। तो हांसी कहां पर है? हांसी हरियाणा में है। लोस्ट वैक्स प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा तो समझने की कोशिश करते हैं कि धातुओं की वस्तु को बनाने के इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का आजकल भी हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में आते हैं। पहले इसमें मोम का जो मॉडल होता है उसको मोम का हाथ से बनाया जाता है, फिर उसे एक खुली आग पर पिघलाया जाता है, फिर ठंडे पानी के बेसिन में एक महीन कपड़े से यहाँ लिया जाता है। यहाँ पर यह तुरंत मजबूत हो जाता है, फिर से इसे पिचकी या फिरनी के माध्यम से दबाया जाता है, जो मोम के नूडल के आकार में निचोड़ता है। इन मोम के तारों को फिर से पूरी छवि के घाव कर दिया जाता है। छवि अब अतीत की एक मोटी परत से ढकी हुई है, जो मिट्टी, रेत और गोबर के बराबर भागों से बनी है। एक तरफ एक उद्घाटन में एक मिट्टी का बर्तन तय किया गया है।
इसमें पिघला हुआ धातु डाला जाता है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन पहले का 10 गुना है। पूरी प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसको तोला जाता है। यह धातु बड़े पैमाने पर टूटे हुए बर्तनों और पैन से तैयार धातु है, जबकि पिघली हुई धातु को मिट्टी के बर्तन में डाला जाता है। मिट्टी के प्लास्टर होने वाले मॉडल को फायरिंग के संपर्क में लाया जाता है। जैसे ही मोम अंदर पिघलता है, धातु चैनल के नीचे बहती है और मोम की छवि का आकार ले लेती है। फायरिंग की प्रक्रिया लगभग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मूवी देखी होगी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, उसमें जो वो कुल्हाड़ी बनाता है यानी एक्स बनाता है, तो उसके अंदर आपने देखा हो तो चरखी घूमती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो जो सोने की ईंट होती है वो पिघलती है। तो इसी तरीके से इसके अंदर ही कांसे की ईंट होती है, जब वो उस पर हीट बरसती है तो वो ईंट वो क्या होता है, वो पिघल जाता है। वो पिघल के रूप में जो नीचे सांचा रखा होता है वो सांचे के अंदर उसी सांचे का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर तैयार की जाती है। पहले मिट्टी की एक हमें मूर्ति बनाई जाती है और फिर उसमें कांस्य है, जो भी हमें सोना चांदी जिसका भी हमें यूज करना हो उसको पिघलाकर उस सांचे पर उसको गिरा देते हैं। उससे क्या होता है, वो उसका रूप ले लेता है। छवि को बाद में से चिकना करने और खत्म करने के लिए फाइलों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। कांसे की छवि बनाना एक श्रम साध्य कार्य है और इसके लिए उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। कभी कभी 5 धातु जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल और सीसा के मिश्र धातु का उपयोग कांसे की छवि को बनाने के लिए किया जाता है। वडोदरा के पास, जैसे मैंने अभी बताया कि अकोटा नाम की जगह है, खोजे गए कांसे के भंडार ने स्थापित किया है कि 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात या पश्चिमी भारत में कांस्य कास्टिंग का अभ्यास किया गया था। अधिकांश किसके हैं, वो महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों का है। एक नए प्रारूप का आविष्कार किया गया है जिसमें तीर्थंकर एक सिंहासन पर विराजमान होते हैं। वे एकल या 3 के समूह में या 24 तीर्थंकर के समूह में संयुक्त हो सकते हैं। कुछ प्रमुख तीर्थंकर की अक्षिणियों या शशन देवियों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला छवि भी डाली गई है। शैलीगत रूप से वे गुप्त और वकटक काल के कांस्य दोनों की विशेषताओं से प्रभावित थे। चतेश्वरी, आदिनाथ की शशन देवी और अंबिका नेमिनाथ की वहां पर तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। अभय मुद्रा में दाहिने हाथ से बुद्ध की कई खड़ी छवियां उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में काल के दौरान यानी कि 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच मिली है। संगति यानी कि जो बोध संगति होती है, भिक्षु का वस्त्र कंधों को ढकने के लिए लपेटा जाता था, जो दाहिने हाथ पर मुड़ता है, जबकि पर्दे के दूसरे छोर पर बाएं हाथ पर लपेटा जाता है। अंततः वादों का उसी के विस्तारित हाथ से पकड़कर रखा जाता है। चिलमन गिर जाता है, टखनों के स्थान पर एक विस्तृत वक्र में फैल जाता है। बुद्ध का आकृति को सूक्ष्म तरीके से तैयार किया गया है, उसी समय कपड़े की पतली गुणवत्ता को सुझाव देती है। यानी कि ये सब जो है इस स्कल्पचर को बनाया गया है लोज वैक्स के द्वारा। संपूर्ण आकृति को शोधन के साथ व्यवहार किया जाता है। शोधन के साथ उपचार में एक निश्चितता विनम्रता है, धड़ के उपचार में एक निश्चित विनम्रता है। कुषाण शैली की तुलना में यह आकृति युवा और अनुपातिक लगती है। यानी कि जो ये गुप्त काल वाली मिली है, कुषाण शैली की अपेक्षा काफी यंग है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है हमारी धनेसर खेड़ा के विशिष्ट कांस्य में ड्रेपर के सिलवटों को मथुरा शैली के कांस्य के रूप में माना जाता है, जिसमें किसका यूज किया जाता है, जिसमें फोल्ड लेस ड्रेपर का यूज होता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि धनेसर खेड़ा कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। जो इसकी कांस्य की मूर्तियां हैं वो मथुरा शैली के रूप में जानी जाती है, जिसके अंदर किसका यूज किया जाता है, फोल्ड लेस ड्रेपर का यूज किया जाता है। बिहार के सुल्तानगंज में बुद्ध की मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये सुल्तानगंज मैंने क्या कहा था, मैंने पहले ही बताया था, जितने भी गंज वाले इलाके हैं ये मोस्टली बिहार के अंदर होते हैं। जो काफी स्मारकीय कांस्य प्रतिमाएं, इन कांस्यों की विशिष्ट परिष्कृत शैली शास्त्रीय गुणवत्ता की पहचान। फोफनार महाराज तक कांस्य छवियां गुप्त काल के कांस्य के समकालीन है। तो फोफनार कहां पर है, मैं यहाँ पर आपको बोध के वकाटक कांस्य की छवियां मिली है जो गुप्त काल के कांस्य के समकालीन है। वे 3वीं शताब्दी ईस्वी में आंध्र प्रदेश की अमरावत शैली के प्रभाव को दिखाते हैं। साथ ही ड्रैपिन शैली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अभय मुद्रा में बुद्ध का दाहिना हाथ मुक्त है ताकि चिलमन शरीर के दाहिने हिस्से चिपक जाए। परिणाम आकृति के इस तरफ एक सतत बहने वाली रेखा है। बुद्ध की आकृति के टखनों के स्तर पर चिलमन एक विशिष्ट घुमावदार मोड़ बनाता है क्योंकि यह बाएं हाथ से होता है। गुप्त और वाकटक अतिरिक्त महत्व यह है कि वे पोर्टेबल थे। तो उनकी क्या विशेषता है कि वो पोर्टेबल है, यानी कि उनको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल मतलब एक स्थान से कहीं पर भी आप उनको इजीली। भिक्षुओं ने उन्हें व्यक्तिगत पूजा के उद्देश्य से या बौद्ध विहारों में स्थापित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया था। इस प्रकार परिष्कृत शास्त्रीय शैली भारत के विभिन्न भागों और विदेशों में एशियन देशों में फैल गई।
हिमाचल क्षेत्रों ने बौद्ध देवताओं के साथ हिंदू देवी देवताओं की कांस्य छवियां भी बनाई है। ये जो ये गणेश वाली मूर्ति है जम्मू कश्मीर की है, और ये जो ये वाली मूर्ति है ये 10वीं शताब्दी की हिमाचल प्रदेश की कांस्य मूर्ति है। 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए थे। भारत के अन्य हिस्सों से कांस्य की तुलना में एक बहुत ही अलग शैली है। एक उल्लेखनीय विकास विष्णु प्रतिमाओं के विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं का विकास है। इन क्षेत्रों में 4 हेडेड विष्णु की मूर्ति भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिन्हें चतुरानन या वेंकट विष्णु के नाम से भी जाना जाता है, कि पूजा यहाँ पर होती थी। तो अगर क्वेश्चन बनने लगे कि 4 हेडेड विष्णु कौन है, तो ये वेंकट विष्णु ही है। जबकि केंद्रीय चेहरा किसका है, वो वासुदेव का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य 2 चेहरे नरसिंह और वराह के हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाएगा, चतुर्मुख वाले वासुदेव की मूर्ति में बीच का चेहरा तो किसका है, वासुदेव का है, और बाकी किसके हैं, एक चेहरा हमारे नरसिंह भगवान का है और एक चेहरा वराह का है। नरसिंह अवतार और हिमाचल प्रदेश की महिषासुरधर्मिणी दुर्गा प्रतिमाएं उस क्षेत्र की बहुत ही गतिशील कांस्य में से एक है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाएगा, ये महिषासुरधर्मिणी दुर्गा की जो प्रतिमा ये कहाँ की फेमस है, तो हिमाचल प्रदेश की कांस्य मूर्ति है ये। नालंदा जैसे बुद्ध केंद्रों में बिहार और बंगाल क्षेत्रों में पाल राजवंश के शासन के दौरान 9वीं शताब्दी के आसपास कांस्य ढलाई का एक स्कूल उभरा। कुछ शताब्दी के अंतराल में नालंदा कुकीहार में मूर्तिकार गुप्त काल की शास्त्रीय शैली को पुनर्जीवित करने में सक्षम थे। एक उल्लेखनीय कांस्य ये था कि 4 सशस्त्र अवलोकितेश्वर काय जो सुशोभित किस्मती भंगा मुद्रिमा है पुरुष आकृति का ये अच्छा उदाहरण जो आप ये देख रहे हैं किसका उदाहरण है, ये हमारा अवलोकित शिव का है। महिला देवी की पूजा को अपनाया गया जो बौद्ध धर्म में वज्रयान चरण के विकास का एक हिस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान नटराज की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है। ये शिव ब्रह्मांड दुनिया के अंत से जुड़े हैं, जिसके साथ ये नृत्य स्थिति जुड़ी, इसको नटराज की मूर्ति भी कहते हैं। यह इस चोल काल की कांस्य मूर्ति कला में उन्होंने अपने दाहिने पैर पर खुद को संतुलित दिखाया है। उसी पैर से एक वो अपसुमार जो आप ये देख रहे हैं, ये अपसुमार जो है राक्षस है, यानी कि अज्ञानता और धूर्तता के दानों को दबाते हुए दिखाया गया है। उसी समय वे अपने बाएं पैर का भुजंग पृष्ठ मुद्रा में उठाया, जो आप ये देख रहे हैं ये भुजंग पृष्ठ में उन्होंने उठाया हुआ है, जो तिरोभाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो भक्त के मन से माया और भ्रम के घूंघट को दूर कर रहा है। उनके चारों हाथों को फैलाया गया है और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त या इशारा करते वाली बाएं हाथ को डोल हस्त में रखा जाता है और दाहिने हाथ के अभय हस्त से जुड़ता है। उनके बालों के ताले गोलाकार ज्वाला माला या लट्टों की माला को छूते हुए दोनों तरफ उड़ते हैं, जो पूरी नृत्य मूर्ति को घेर लेते हैं। तो किसकी मूर्ति है, ये नटराज की मूर्ति है, भगवान शिव की। तारा की जो तस्वीर है वो बहुत लोकप्रिय है। एक सिंहासन पर विराजमान, उनके साथ एक बढ़ता हुआ कुबुलिनियर कमल है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में। मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत के कांस्य कास्टिंग तकनीक और पारंपरिक चिन्हों की कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि कांस्य प्रतिमाओं को 8वीं और 9वीं शताब्दी में पल्लव काल के दौरान बनाया और ढाला गया था। कुछ सबसे सुंदर और उत्तम मूर्तियों का जो निर्माण है वो तमिलनाडु में चोल काल के दौरान 10वीं से 12वीं शताब्दी तक किया गया था। दक्षिण भारत में विशेष रूप से कुंभकोणम के कांस्य प्रतिमा को गढ़ने की तकनीक और कला अभी भी कुशलता से परिचित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लगे ये कुंभकोणम कहाँ की तकनीक है, तो ये दक्षिण भारत की तकनीक है। 2वीं शताब्दी के दौरान प्रतिष्ठित संरक्षक विधवा चोल रानी, जिनका नाम क्या होता था, सिमलियान महादेवी था, यानी कि ये उस टाइम की विधवा चोल रानी थी सिमलियान महादेवी। इनका संरक्षण प्राप्त 10वीं शताब्दी कांस्य मूर्तियों को। चोल कांस्य की दुनिया भर में कला प्रेमियों द्वारा सबसे अधिक मांग थी। तो यानी कि जो कांस्य मूर्ति है सबसे ज्यादा किसकी फेमस थी, चोल काल की फेमस थी। 8वीं शताब्दी के पल्लव काल के कांस्य में अर्धपल्य का आसन, एक पैर लटकते हुए में बैठे शिव का प्रतीक है। दाहिना हाथ अचमन मुद्रा में है, यह सुझाव देता है कि वह जहर पीने वाले हैं। प्रसिद्ध नृत्य आकृति नटराज के रूप में शिव का चोल काल के दौरान विकसित और पूरी तरह से विकसित किया गया। तब से कांस्य प्रतिमा के कई रूपों का मॉडल तैयार किया गया है। तो जो वो नटराज की मूर्ति है वो कहाँ की फेमस है, वो चोल काल की कांस्य की मूर्ति फेमस है। शिव प्रतिमा की विशिष्ट श्रृंखला तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र से विकसित हुई है। 9वीं शताब्दी के कल्याण सुंदरम मूर्ति उस तरीके के लिए अत्यधिक उल्लेखनीय है जिसमें पानी ग्रहण की विवाह का समारोह 2 अलग अलग मूर्तियों द्वारा दर्शाया गया है। शिव अपने
हस्ताक्षर दाहिने हाथ से पार्वती दुल्हन यानी कि दाहिने हाथ को स्वीकार करते हुए जिन्हें एक शर्मीली अभिव्यक्ति के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाया गया है। अर्धनारीश्वरी मूर्ति में शिव पार्वती के मिलन को एक ही छवि में बहुत ही सरलता से दर्शाया गया है। पार्वती की सुंदर स्वतंत्र मूर्तियों को भी सुशोभित किया गया है जो सुंदर त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। तो जो आपकी प्रसिद्ध मूर्ति है कौन सी है? चोल वंश की है, किसके? तमिलनाडु के तंजावर की। 16वीं शताब्दी के दौरान आंध्र प्रदेश में किसका शासन हो गया था? विजयनगर बच गया था वहां पर, तो जो विजयनगर काल के रूप में जाना जाता है। मूर्तिकारों ने भावी पीढ़ी के लिए शाही संरक्षक के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए मूर्तिकला के साथ प्रयोग किया है। तिरुपति यानी जो तिरुपति बालाजी है, खड़ी चित्रित मूर्तियों में कांसी में डाला गया था, जिसमें कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजाओं में से एक थे, 2 रानियां उनकी और तिरुमलंबा और चिन्ना देवी के साथ चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों ने चेहरे की विशेषताओं की समानता को आदर्शीकरण के कुछ तत्वों के साथ उसको जोड़ा है। आदर्शीकरण को आगे इस तरह से देखा जाता है कि भौतिक स्तर को भव्य और साथ ही सुंदर दिखाने के लिए तैयार किया गया है। खड़े राजा और रानियों को प्रार्थना की मुद्रा में चित्रित किया गया, अर्थात दोनों हाथ मुद्रा में है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको जो ये इंडियन बोल स्कल्पचर वाला चैप्टर कैसा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।